तो दोस्तों, आज मैं थालापति इज द गॉड यानी कि थालापति इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना टाइम ज़ाया करे वीडियो शुरू करते हैं। इन मूवी की शुरुआत में हमें रेगिस्तान दिखाया जाता है। रेगिस्तान के बीचों बीच एक ट्रेन जा रही होती है। इस ट्रेन में न्यूक्लियर वेपन है और कुछ टेररिस्ट, जिसको पकड़ने के लिए हम एस एंटी टेररिस्ट के ग्रुप के हेलीकॉप्टर को देखते हैं। टेररिस्ट ग्रुप का मेन हेड मैनन होता है, जो कि इस सारी चीज को ऑपरेट कर रहा होता है। उसने अपनी टीम के द्वारा एक साइंटिस्ट को पकड़ लिया था, उससे न्यूक्लियर वेपन के ऊपर टेस्ट कराने के लिए। फिर हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट उस चीज को टेस्ट करता है, पर इन लोगों को शक हो जाता है कि ये कोई और है, क्योंकि ये वॉइस बदल कर बात कर रहा होता है। फिर हमको पता चलता है कि ये और कोई नहीं, इस टीम का ही एक लीडिंग ऑफिसर है। ये हम सब के चहीते विजय थालापति होते हैं, जो कि इस मूवी में गांधी का रोल निभा रहे हैं। फिर क्या है, ट्रेन के अंदर ही घमासान एक्शन शुरू होता है। बंदे ने सबको स्टाइल से पीटा है। पूरे टेररिस्ट ग्रुप के बीच अकेला खड़ा है गांधी, और वो ऐसे फाइट कर रहा है जो कि आपको मिशन इम्पॉसिबल जैसी मूवीज में देखने को मिलता है। इंडियन वर्जन जॉन विक है ये। पर इनके लोग हेलीकॉप्टर के ऊपर गोली चला रहे थे, और हेलीकॉप्टर से जब ये लोग गोली चलाते हैं तो ट्रेन के पिछले वाले बोगी में आग लग जाती है। ये था तो एक साइलेंट ऑपरेशन। इनको वो न्यूक्लियर ऑपरेशन चुराना था और मेनन को भी उठाना था। पर ये हो गया वायलेंट। पूरी की पूरी ट्रेन को ही आग लग गई। ट्रेन के अंदर 2-3 और ऑफिसर्स भी ऑपरेट कर रहे थे। उन लोगों ने भी टेररिस्ट को मार गिराया था, पर मेनन उधर से भाग निकलता है और ट्रेन में आग लग जाता है, और धीरे धीरे आग इंजन तक फैल चुका था। कभी भी ट्रेन विस्फोट कर सकता है। सारे टीम मेंबर हेलीकॉप्टर पर लौटने लगे, और लास्ट में गांधी था। वो एक न्यूक्लियर वेपन उधर से उठा लेता है, और ट्रेन के विस्फोट करते ही तुरंत वो अपने बैग में भर कर हेलीकॉप्टर से निकल जाता है। पर उधर फंसा रह जाता है मेनन। सबको लगता है कि उस ट्रेन ब्लास्ट के साथ मेनन भी खत्म हो चुका है। फिर हमको गांधी की वाइफ को दिखाया जाता है, जो कि अभी हॉस्पिटल में एडमिट हुई पड़ी है। उसको और एक बेबी होने वाला है, और उनका पहले से एक बच्चा होता है जो कि सिर्फ 5 साल का है। उसका नाम होता है जीवन। 3 लोगों की सुखी परिवार है ये, और चौथा मेंबर आने ही वाला है। गांधी को हमेशा एक बेटी ही चाहिए थी, पर उसकी वाइफ को चाहिए था एक बेटा। गांधी तो बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप से लड़ जाता है, इंटेलिजेंट एजेंसी से लड़ जाता है, पर डरता है सिर्फ अपनी वाइफ अनु से। फिर हम पार्टी में देखते हैं सेस की पूरी टीम को। उसमें कल्याण, सुनील, अजय और इन लोगों के साथ उनके सब के हेड नजीर सर भी होते हैं। ये एक एंटी टेररिस्ट टीम तो है, इसी के साथ ही ये लोग बहुत पुराने दोस्त भी हैं। ऐसे हमको देखने को मिलता है कि अनु गई है फिर से हॉस्पिटल में, और इस बार भी गांधी नहीं आया। वो काम के बहाने से बाहर चला गया। सुनील की वाइफ डॉक्टर होती है, तो उसी के पास गई थी अनु। अनु उसको बोलती है कि मुझे लगता है कि गांधी का बाहर कोई अफेयर चल रहा है। वो कभी कभी कॉल कर देता है, और कभी कभी तो मैंने बाहर उसकी लड़कियों की भी आवाज़ सुनी है। मुझे लगता है कि वो मुझे धोखा दे रहा है। अगर ये सब कुछ सही हुआ तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, मैं उसको छोड़ दूंगी। फिर वो घड़ी आ जाती है, यहाँ पे गांधी को जमकर डांट पड़ती है, ये बोल कर के तुम कहाँ बाहर अफेयर कर रहे हो। गांधी फिर सब कुछ डिनाई करता है और बोलता है कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ और मैं सेस के लिए काम करता हूँ। पर इसकी बीवी मानती नहीं है। बंदा जब सच बोले तो कोई बीवी मानती क्यों नहीं। गांधी जब किसी भी तरह उसे कन्विंस नहीं कर पाता, तो फिर उसको मस्का लगाने के लिए और उसका दिमाग शांत करने के लिए बोलता है कि मैंने हमारा हनीमून प्लान किया है, वो भी थाईलैंड में। हम तीनों लोग जाएंगे और नया मेंबर भी घूम लेगा। और उसकी बीवी तब झट से मान जाती है। लड़कियों को मनाना कितना आसान होता है। फिर हम देखते हैं कि उसके टीम मेंबर समझा रहे होते हैं कि तुम एक मिशन पर जाने वाले हो, वो भी अपनी फैमिली के साथ। गांधी फिर बोलता है कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना इनके साथ, अगर मैं नहीं गया तो मेरा घर टूट जाएगा। फिर हम देखते हैं कि गांधी जाता है उसकी फैमिली के साथ थाईलैंड, और बहुत मजे करता है उनके बेटे के साथ, नया आने वाले बच्चे के साथ और बीवी के साथ भी। सारा दिन वो लोग घूमते हैं, और रात को आता है नजर सर का कॉल। वो गांधी को फोन करके बोल देते हैं कि मिशन ऑन है। फिर हम देखते हैं कि गांधी और कल्याण जाते हैं एक पब में, और उधर जाकर उनको एक सीक्रेट कोड चुराना था। भाई मानो बंदे ने चुराया एकदम मिशन इम्पॉसिबल जैसा। विंडो तोड़ा, पैराशूट खोला और निकल गया। मानो बाई हाथ खेल था उसके लिए। लेकिन उसके फेस को बहुत से लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया था। मुश्किल तो आगे आनी ही थी, क्योंकि गांधी को चुपचाप कोई काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा अपना छाप छोड़ ही जाता था। फिर अगले दिन ये लोग जब मार्केट में घूम रहे होते हैं, कुछ गुंडे इनके पीछे पड़ जाते हैं। गांधी कैसे भी करके अपने बीवी बच्चे को लेकर एक टैक्सी में बैठता है
और टैक्सी ड्राइवर को इन लोगों ने पहले ही शूट कर लिया था। गांधी फिर टैक्सी भगाता है और पीछे इन लोगों की कार होती है जो कि गांधी को मारना चाहते हैं। इस दौरान गांधी की वाइफ के पेट में लेबर पेन शुरू हो चुका था। वो दर्द से तड़प रही होती है, लेकिन गांधी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसे उन लोगों से लड़ना भी पड़ रहा था और अपनी बीवी को संभालना भी, और इसके साथ इनका छोटा बच्चा भी था। और अपने बच्चे को और बीवी को एक क्लोथिंग मार्केट में छुपा के गांधी इन लोगों से लड़ता जाता है। फिर उसकी वाइफ को इतना लेबर पेन हो रहा था, गांधी मानो लाचार हो चुका था। तभी कल्याण आता है और इन लोगों को शूट कर देता है। गांधी को कहता है कि तू अपनी बीवी को लेकर हॉस्पिटल जा। गांधी अपनी बीवी को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद गांधी बाहर आता है बिल वगैरह भरने के लिए, और उसका बेटा जीवन बोलता है कि पापा मेरे पैर में दर्द कर रहा है, तो उसको एक जगह बिठाकर वो बिल वगैरह भरने के लिए चला जाता है। फिर जब वो लौट कर आता है तो उसका बेटा उधर नहीं था। गांधी इधर उधर देखता है और उसको बहुत ढूंढता है, पर उसके बेटे का नामो निशान नहीं था। उसे अपनी वाइफ को भी जवाब देना था। वो रोता रहता है, बिलखता रहता है, पर उसका बेटा पूरी जगह पर नहीं था। वो फिर हॉस्पिटल के आसपास भी देखता है, अपनी टीम मेंबर्स को भी कॉल करता है, पर कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर वो पुलिस स्टेशन जाता है और फिर रात को उसे पता चलता है कि एक जगह कुछ बच्चों की जली हुई बॉडी मिली है। गांधी भी उस लोकेशन पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद अपनी बेटी की बॉडी को देखता है, लेकिन वो अनआइडेंटिफाइड था। पूरा बॉडी जल चुका था, सिर्फ हाथ में एक स्पाइडरमैन का एक पुतला होता है। उसे देखकर गांधी को ये पता चल जाता है कि ये उसका बेटा ही है, क्योंकि वो गिफ्ट उसी ने उसको दिया था हॉस्पिटल में बैठते टाइम। गांधी के मानो पैरों तले जमीन निकल गई। एक तो उसे अपनी वाइफ को जवाब देना है, और दूसरा कि उसकी वजह से उसका छोटा बेटा आज मारा गया, और पूरी फैमिली में किसी को नहीं पता था कि वो क्या करता है। उसने सबको बता के रखा था कि वो टूरिज्म कंपनी में काम करता है। उसने इतने सालों से अपनी बीवी बच्चों को अंधेरे में रखा, और उसकी जॉब की वजह से आज उसका बेटा ही उससे दूर हो गया। गांधी फिर अपनी बीवी को आकर सब कुछ बताता है, उसको माफ नहीं कर पाती। गांधी की एक और बच्चे की डिलीवरी भी हो चुकी थी, जो कि एक लड़की होती है। फिर बहुत साल बीत जाते हैं। गांधी ने सेस छोड़ दिया था, वो अब एक साधारण जीवन जी रहा था, जहाँ पर वो एयरपोर्ट वगैरह में लोगों के पासपोर्ट वगैरह चेक किया करता है। अन्नू ने गांधी से सारा नाता तोड़ दिया था। इतने सालों से उसने गांधी के साथ एक बात भी नहीं किया। वो अपने बेटे के चले जाने की वजह सिर्फ और सिर्फ मानती है गांधी को कि उसने इतने सालों से ये सीक्रेट छुपा कर रखा, और इस थ्रेट की वजह से आज उसके बेटे को बाप के पापों का प्रायश्चित करना पड़ा। अनु और गांधी थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं एक मीडियम के थ्रू, जो कि होती है उनकी बेटी। फिर एक दिन जिगीशा उसके मम्मी पापा के साथ एक पार्टी में जाती है, और उसके साथ हम सेस के पुराने मेंबर्स को भी देखते हैं, जो कि गांधी के टीममेट्स ही थे। वो लोग अभी भी सेस में काम कर रहे हैं। जगीशा आकर गांधी को बोलती है कि मामा ने बोला है कि आप मुझे घर रात को छोड़ पाओगे कि नहीं। गांधी हाँ बोल देता है कि तुम मम्मा को जाने के लिए बोल दो, मैं तुमको महफूज छोड़ दूंगा। उस पार्टी में नजीर सर गांधी को समझाते हैं कि इतने टाइम तक तुमको क्यों कोसते रहे हो, तुम कान खोलो, हमारे मॉस्को वाले ऑफिस में अभी तुमको ही ये सब कुछ करना है। तुमने बोला फील्ड मिशन नहीं करोगे, फील्ड मिशन के अलावा तुम कुछ भी करोगे, इसीलिए तुम ये सब कुछ करने लगे, पासपोर्ट वगैरह। हमने ही तुम्हारा जॉब लगाया है। अभी रशिया में लोगों को लग रहा है कि इंडियन से लोगों को खतरा है, उधर थोड़ा डिप्लोमेसी का प्रॉब्लम है। तुम जाओ एम्बेसी के लोगों से मिलो, इतना बस कर दो। तभी कल्याण भी बोलता है हाँ गांधी तुम जाओ, क्योंकि तुम्हारा पुराना एक्सपीरियंस है, तुम अच्छे से सब चीज़ को सेटल कर पाओगे उधर। फिर उनके बहुत रिक्वेस्ट करने पर गांधी मान जाता है और मॉस्को चला जाता है, और सब कुछ वीडियो कॉल से अपने बेटी को दिखाता है। उसकी बेटी भी बहुत खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि जगह जगह रशियन लोग हंगामा कर रहे होते हैं इंडियन एम्बेसी को घेर के। गांधी कोशिश तो करता है सारी चीज़ों को शांत करने की, मगर मामला हाथ से निकल चुका था। एम्बेसी के ऊपर ही हमला हो जाता है। कुछ लोग मिलकर डंडे वगैरह से मारने लगते हैं। उस टाइम गांधी भी सबको रोकने की कोशिश करता है और खुद भी फाइट करता है। तभी मानो एक लड़का गांधी के साथ फाइट करने लगता है। उसका लड़ने का तरीका एग्जैक्ट गांधी की तरह था, और गांधी को वो अच्छा खासा टक्कर दे रहा था। दोनों में हाथापाई होता है, और फाइनली जब गांधी उसका मास्क हटाता है, वो देखता है हूबहू उसी की तरह देखता हुआ एक लड़का, जो कि देखने से लग रहा था कि गांधी का कोई करीबी है। उसको मानो एक फीलिंग आता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसका ही जीवन है, और वो लड़का भी गांधी को घूरे जा रहा था, मानो बहुत गहरा रिश्ता है उसके साथ इसका। फिर उसके बाद सब कुछ शांत होता है और रशियन पुलिस उधर आ जाती है, और वो लड़का भी उधर से भाग जाता है।
और गांधी अपने टीम मेंबर से पता लगवाने को बोलता है कि वो लड़का कौन है और किसके साथ काम करता है। टीम पता लगा है, पर इससे पहले ही वो लड़का गांधी के सामने आ जाता है और गांधी को उसका पीछा करने के लिए वो मजबूर करता है और उसको एक खुली जगह पर लेकर जाता है। लेकर जाने के बाद वो उसे बोलता है, मुझे लगता है कि आप मेरे पापा हो। आपको मैंने बहुत पहले देखा था, जब मैं बहुत छोटा था, पर मेरी यादें धुंधली हो चुकी हैं। गांधी ये सब सुनने के बाद मानो रोने लगता है। वह फूट फूट कर रोने लगता है और खुद को पीटने लगता है और ये बोलता है कि तू इतने टाइम से कहाँ पे था, तू क्यों हमारे पास नहीं लौटा, तुझे पता नहीं मैंने और तेरी माँ ने कितना झेला है बेटा। हम आज भी एक नवाला लेने से पहले तेरे बारे में सोचते हैं। तू मेरे साथ चल इंडिया, तुझे कुछ भी नहीं होगा। तब जीवन बोलता है, मैं एक गैंग के लिए काम करता हूँ, वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे और वो लोग इतने खतरनाक हैं डैड, वो आपको भी मार डालेंगे, आप इंडिया चले जाइए। तब गांधी बोलता है, इतने सालों तक मैं अपने बेटे से दूर रहा और तुझे पता नहीं तेरे पापा सबसे खतरनाक है, कोई भी आ जाए। तभी हम देखते हैं इनके ऊपर फायरिंग होती है और फजल गैंग वालों ने ही इनके ऊपर अटैक करवाया था। फिर गांधी अपने बेटे को लेता है और एक बाइक ढूंढता है। बाइक में बैठने के बाद बाप बेटा घमासान एक्शन करते हैं। गांधी बाइक भगाता है और पीछे से जीवन शूट करता जाता है। ये एक आइकॉनिक सीन था, ऊपर से जो बीजीएम यूज किया गया है भाई बहुत औसम। फिर कैसे भी करके उधर से एस्केप प्लान बनता है और सुनील इनका पासपोर्ट वगैरह बनाकर इंडिया ले आता है। फिर हम देखते हैं ये दोनों जाते हैं अन्नू के घर। अन्नू के घर जाने के बाद जब वो अपने बेटे को देखती है, अन्नू भी रो पड़ती है और गांधी को तब वो माफ कर देती है। धीरे धीरे पूरा परिवार एक साथ होने लगता है और सब कुछ मानो कुशल मंगल होने लगा था। फिर हमको अजहर को दिखाया जाता है, मानो उसे कुछ पता चला है, क्योंकि बहुत टाइम से इनके इंटेल लीक हो रहे थे, इनके एजेंट्स मर रहे थे। अजहर उस दिन रात को चेन्नई वाली ट्रेन लेने से पहले वो कॉल करता है गांधी को। वो बोलता है, तुझे मिलकर बताना चाहता हूँ। और ये कॉल मानो ट्रेस हो रहा था और अजहर के एग्जैक्ट लोकेशन पर एक हेलमेट वाला लड़का पहुंच जाता है और अजहर के साथ वो लड़ाई करना चालू कर देता है। उसके पास मानो कुछ एविडेंस उसको लेना था और तब तक हम देखते हैं कि मेट्रो के अंदर ऑलरेडी पहुंच चुका था गांधी और उस लड़के के साथ अजहर का फेस ऑफ हो उससे पहले ही गांधी से उसको निपटना पड़ेगा। नजीर सर को बचाने के लिए गांधी बहुत कोशिश करता है और उस लड़के के साथ वो घमासान फाइट करता है और उस लड़के का स्किल मानो कुछ एडवांस ही था। वो बहुत अच्छे तरीके से गांधी को टक्कर देता है, पर वो हेलमेट नहीं खोल रहा था। गांधी और नजीर सर बहुत कोशिश करते हैं, पर वो लड़का अपना फेस नहीं दिखाता और एन मोमेंट पर वो लड़का गांधी को मेट्रो के डंडों पर दे मारता है और सर पर कांच लगने की वजह से गांधी का सर मानो घूम रहा होता है और वो लड़का अपनी जेब से चाकू निकालता है और वो नजीर का गला काट देता है। नजीर उधर ही खत्म हो जाता है गांधी के आंखों के सामने और वो लड़का मेट्रो से निकलता है और तभी मानो वो अपना ड्रेस चेंज करता रहता है। तभी हम देखते हैं ये और कोई नहीं, ये होता है गांधी का बेटा जीवन। और तभी मानो चेन्नई में सीएसके का मैच चल रहा होता है। सारे लोग मेट्रो से येलो कलर की जर्सी पहनकर निकल रहे थे और गांधी के लड़के ने भी येलो कलर की जर्सी पहना हुआ था। तो गांधी जब पीछा करता है उसे वो ढूंढ नहीं पाता। फिर हमको जीवन की हिस्ट्री के बारे में दिखाया जाता है। असलियत में हॉस्पिटल में जब जीवन किडनैप हुआ था वो किसी और ने नहीं, वो किडनैप करवाया था मेनन ने, मतलब मेनन जिंदा था। अभी हम पहले वाले ट्रेन वाले सीन पर जाते हैं जहाँ पर पूरा ट्रेन ब्लास्ट हुआ था। उधर मेनन की फैमिली भी थी और वो ट्रेन ब्लास्ट की वजह से उसकी पूरी फैमिली मर चुकी थी, सिर्फ वो ही जिंदा था और वो भी ज़मीन पर गिर चुका था और उसके सारे कपड़े में आग लग चुकी थी। तभी वो यह खुराफाती प्लान सोचता है कि बेटे से बाप को मरवाएंगे। फिर उसने एक लोकल गैंग से पहले बच्चे को अगवा करवाया और फिर उस बच्चे को इतना टॉर्चर कराया, उससे भीख मंगाया कि वो सब कुछ भूल जाए, उसका सारा पुराना पास्ट वो भूल जाए। और उसने वो जले हुए बच्चे का भी वहाँ पर प्लांट कर दिया था कि गांधी को लगे कि उसका बेटा जीवन मर चुका है। पर जब वो लोकल गैंग गांधी के लड़के को परेशान कर रहा होता है और टॉर्चर कर रहा होता है, एक मसीहा की तरह मेनन वहाँ पर आता है और उन सबको मारता है और उस बच्चे को बचाता है। तब ये छोटा बच्चा समझ रहा था कि मेनन ने ही उसे बचाया है, असलियत में कल्प्रिट तो मेनन है जिसने ये पूरा खेल रचा था, इसमें ये शामिल नहीं था। इन लोगों को ये मार देगा। फिर इसको छोटे से वो बड़ा करता है और ये विश्वास दिलाता है कि वही उसका असली पापा है, जो कि बायोलॉजिकल नहीं है, उसने उसको बचाया है। फिर धीरे धीरे करके वो अपना पूरा कारोबार बिजनेस वो जीवन को सौंपता गया और फिर जब वो थोड़ा बड़ा हुआ उसने खुद ही बिजनेस को टेक ओवर कर लिया
वो गन चलाना सीख गया, स्मगलिंग वगैरह करना सीख गया। तब एक दिन मेनन उसके सामने रोता रहता है और बोलता रहता है कि जिसने मेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया था वो और कोई नहीं, तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर गांधी हैं। अब मैं बेटा तुम्हें ये नहीं बोल सकता कि तुम उसकी जान ले लो, इससे अच्छा मैं खुद सुसाइड कर लूँ, क्योंकि बेटे के हाथ में बाप को नहीं मरवा सकता। पर मानो जीवन कुछ अलग ही आंसर देता है। ये सुनने के बाद वो खुश नहीं और गुस्सा हो जाता है कि उसके पापा को कोई तकलीफ दे रहा है, मतलब मेनन को। वो और कोई नहीं बल्कि उसका बायोलॉजिकल फादर गांधी होता है। वो ये बोलता है कि उसको कितना तड़पा कर मारना है पापा, वो आप डिसाइड करोगे। प्रेजेंट डे में हम देखते हैं कि जीवन सबसे बच के घर में शांति से रह रहा होता है, किसी को भी उसके ऊपर शक नहीं था और वो एक एक करके सेस के मेंबर्स को मार रहा था, मतलब जो गांधी के करीब है। और वो कोई तो बड़े प्लान के बारे में बात कर रहा होता है। वो ये भी बताता है कि पापा आपको वो नज़ारा देखना चाहिए। फिर वो अपने पापा को दूसरे देश से अपने देश में बुलाता है एक कंटेनर के थ्रू। नाम वगैरह वो अपने पापा का चेंज कर देता है और उसके साथ और टीम मेंबर भी बुलाता है कुछ बड़ा करने के लिए। और पर वो कंटेनर नेवी वाले पकड़ लेते हैं सस्पिशियस बोल के, और वो सेस टीम को कांटेक्ट भी कर लेते हैं। गांधी अपनी फोर्स के साथ उधर पहुंचे इससे पहले ही जीवन ने फोर्स के एक आदमी के लड़के को किडनैप करवा लिया था। वो और कोई नहीं सुनील होता है, जो कि गांधी का पुराना दोस्त है। गांधी को सुनील की वजह से वो कंटेनर छुड़वाना पड़ता है, फिर भी जीवन उसके लड़की को मार देता है। फिर जब गांधी बोलता है कि नेवी कंटेनर का सीसीटीवी मंगवाने के लिए, तब वो सीसीटीवी में उसको मेनन दिखता है और उसे पता लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ अभी होने वाला है, क्योंकि मेनन लौट के आया है। कंटेनर छोड़ने के लिए उसका दोस्त कल्याण बहुत इंसिस्ट कर रहा होता है। गांधी को उसके ऊपर शक जाता है। और दूर से जब हम देखते हैं कि CSK का सेमीफाइनल चल रहा होता है मुंबई के साथ, और जीवन उधर प्लान करता है कि पूरे स्टेडियम ही को ब्लास्ट कर देगा। गांधी फिर से सारे क्रू को जोड़ने की कोशिश करता है और उसको मिलता है और कोई नहीं, उसी का बेटा जीवन, जो कि मेन कल्प्रिट होता है उसकी टीम मेंबर्स को मारने वाला, क्योंकि जीवन के लौटने के बाद ही ये सब कुछ शुरू हो रहा था। वो अपने घर पे ही ध्यान नहीं दे रहा था, जो कि एक स्पेशल ऑफिसर को पहले देना चाहिए। गांधी जीवन को अरेस्ट करे उससे पहले जीवन ने उसको घायल कर दिया था। और जब गांधी को होश आता है वो अपनी बीवी और उसे एक जगह बंधा हुआ पाता है। उसके सामने मेनन खड़ा हुआ था। मेनन उसे सब कुछ बताता है कि उसका बेटा जीवन अब क्या कुछ करने वाला है। वो तो उसे नफरत करता है गांधी। तभी गांधी मुस्कुराता है और ये बोलता है, तू अगर विलन है तो मैं हूँ गांधी। मैंने तुझसे आगे 2 कदम सोच के रखा हुआ है। असलियत में तूने मेरा पीछा नहीं, तेरा पूरा प्लान में जान चुका है। तभी हम देखते हैं कि सियास टीम उधर अटैक करते हैं और वो मेनन को पकड़ लेते हैं। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि जीवन ने सिक्योरिटी चैम्बर का एक्सेस ले लिया था। लोगों को उसने उधर मार दिया था और सारे एक्सेस अब उसके पास ही था। और अभी खेल खत्म कहाँ हुआ है। गांधी फिर उधर पहुंचता है मेनन के साथ और उसके सर पे बंदूक तान देता है और उससे 2-3 थप्पड़ भी लगाता है। और ये देखने के बाद जीवन को बहुत गुस्सा आता है, पर वह कुछ कर नहीं पाता। तभी मेनन बोलता है कि बेटा अपना मकसद मत भूलना, मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया है। फिर हम देखते हैं कि मेनन की बात सुनने के बाद जीवन ने बिठान लिया था कि पूरे स्टेडियम को वो उड़ा देगा। वो डेटोनेटर तक पहुंचे उससे पहले ही गांधी उधर जाता है और दोनों में हैंड कॉम्बैट होता है, बहुत लड़ाई होता है। फिर गांधी कोशिश करता है अपने बेटे को समझाने की और फिर से लौट आने की। वो इसको एक मौका देता है, फिर मानो वो पागल हो चुका था। मेनन ने इतने सालों से उतना जहर उसके मन में घोला है कि वो जो कि उसके ऊपर हावी हो जाता है। वो लोगों को मारना चाहता है और गांधी ऐसा ऑफिसर वो नहीं होने दे सकता। भले ही वो सिर्फ एक पापा होता तो जरूर कमजोर पड़ जाता, पर वो एक ऑफिसर है, वो चाहकर भी ऐसा नहीं होने दे सकता। फिर वो अपने बेटे को ही शूट कर देता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।